नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी का ऑपरेशन पश्चिम बंगाल अपनाई जाएगी बिहार और महाराष्ट्र की रणनीति। अमित शाह ने उतारी अपनी टीम। खबर में आगे जिक्र होगा कि अयोध्या में धर्म ध्वजा की स्थापना से सीएम योगी गदगद, बोले ये एक नए युग का प्रारंभ, भारतीयों की आस्था आत्मसम्मान का प्रतीक। खबर में आगे जिक्र होगा कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, बिहार बनेगा टेक्नोलॉजी हब, बंद चीनी मिलें भी होंगी गुलजार, सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। आगे आपको बताएंगे कि एलओसी पर किस खेल की तैयारी में पाकिस्तान, खुफिया रिपोर्ट से हड़कंप, पल भर में जवाबी एक्शन को तैयार इंडियन आर्मी। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। खबर में आगे बताएंगे कि 48 घंटे में कहर बरपाने आ रहा है चक्रवात, सैन्यार, राजस्थान समेत 4 राज्यों में बारिश की है चेतावनी। मौसम विभाग का आपको हाल बताएंगे, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी का ऑपरेशन पश्चिम बंगाल अपनाई जाएगी बिहार और महाराष्ट्र की रणनीति, अमित शाह ने उतार दी अपनी टीम। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है। बिहार में ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बनाने के साथ ही भाजपा का ऑपरेशन पश्चिम बंगाल शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अमित शाह ने 5 महीने पहले ही 6 संगठन सचिवों और 6 वरिष्ठ नेताओं को तैनात कर दिया है। ये सभी आने वाले 5 महीनों तक बंगाल में ही डेरा डालेंगे। पश्चिम बंगाल में भी बिहार और महाराष्ट्र रणनीति अपनाई गई है। महाराष्ट्र और बिहार को 5-5 संभागों में बांटा गया था। पश्चिम बंगाल में बड़ी चुनौती को देखते हुए 6 संभागों में बांटा गया है। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार उत्तरी पश्चिम बंगाल में पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाले गलियारे में मालदा जैसे इलाके की जिम्मेदारी अरुणाचल प्रदेश के संगठन मंत्री अनंत नारायण मिश्र को मिली है। अनंत नारायण मिश्र का पूर्वोत्तर भारत के भाजपा के लिए काम करने का लंबा अनुभव है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या में धर्म ध्वजा की स्थापना से सीएम योगी गदगद, बोले ये एक नए युग का प्रारंभ, भारतीयों की आस्था आत्मसम्मान का प्रतीक। जी हां दोस्तों, रामनगरी अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हो गया। इस मौके पर मुख्य रूप से पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल रहीं। ध्वजारोहण के बाद सीएम योगी बहुत खुश नजर आए। उन्होंने कार्यक्रम में आए हजारों लोगों को मंच से संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण एक नए युग का प्रारंभ है। सीएम योगी ने कहा कि ये मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और आत्मसम्मान का प्रतीक है। अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज के आरोहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति में इस क्षण को नए युग का शुभारंभ बताया। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान व आत्मगौरव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इस संघर्ष में योगदान देने वाले सभी संतों, योद्धाओं और श्री राम भक्तों को नमन किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राम मंदिर पर फहरता केसरिया ध्वज धर्म, मर्यादा, सत्य, न्याय व राष्ट्र धर्म का प्रतीक है। ये उस सत्य का उद्घोष है कि हम धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, बिहार बनेगा टेक्नोलॉजी हब, बंद चीनी मिल भी होंगी गुलजार, सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम तेजी से शुरू हो गया है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर बड़ी जानकारी दी। नीतीश ने नई सरकार के गठन के बाद एक्स पर लिखा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है। 7 निश्चय 2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों में हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नीतीश ने आगे लिखा कि नई सरकार के गठन के पश्चात राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने व अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हम लोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। बदलते बिहार के विकास की गति को बल देने हेतु बिहार में प्रौद्योगिकी और सेवा आधारित नवाचारों की न्यू एज इकोनॉमी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इस क्षेत्र की बिहार से संबंध रखने वाली अग्रणी उद्यमियों के सुझाव प्राप्त कर योजनाओं एवं नीतियों का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही बिहार को एक वैश्विक बैक एंड हब एवं ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में विकसित एवं स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण विभागों तथा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों के सहयोग से एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एलओसी पर किस खेल की तैयारी में पाकिस्तान, खुफिया रिपोर्ट से हड़कंप, पल भर में जवाबी एक्शन को तैयार इंडियन आर्मी। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर से सेना के जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल ऐसी खुफिया जानकारी मिली है कि पाकिस्तान सेना खैबर पख्तूनख्वा में चल रहे विद्रोह प्रदर्शन से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत से सटी सीमा पर कोई उकसावे वाली कार्रवाई की योजना बना रही है। सूत्रों के अनुसार इस बेहद विश्वसनीय खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय सशस्त्र बलों को उच्चतम स्तर का अलर्ट जारी किया गया है। इसके मद्देनजर सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। यह अलर्ट ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह की आग तेज हो गई है। लंबे समय से पाकिस्तानी सेना की कथित दमनकारी कार्रवाइयों का शिकार हो रहा स्थानीय पश्तून समुदाय अब खुलकर बगावत पर उतर गया है। हाल के हफ्तों में यहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अन्य उग्रवादी समूहों ने सेना के खिलाफ कई हमले किए हैं। पाकिस्तानी सेना के ISPR ने इन्हें इंडियन प्रॉक्सी फितना अल खारिज करार दिया है, लेकिन स्थानीय लोग इसे पंजाबी प्रधान सेना की पश्तूनों पर अत्याचारों का नतीजा बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 48 घंटे में कहर बरपाने आ रहा चक्रवात सैन्यार, राजस्थान समेत 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि मलेशिया और उससे सटे मलक्का जलडमरू मध्य पर बना एक निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 48 घंटे के भीतर दक्षिण बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। ये प्रणाली वर्तमान में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रही है और अगले 24 घंटे में दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक अवदाब के रूप में मजबूत हो सकती है। IMD के सुबह सुबह के उपग्रह विश्लेषण के अनुसार दक्षिणी अंडमान सागर, मलक्का जलडमरू मध्य और आसपास के क्षेत्रों में इसका असर देखा जा रहा है। हवाएं 15 से 20 समुद्री मील की गति से चलने का अनुमान है, जो बढ़कर 30 समुद्री मील तक पहुंच सकती है और समुद्र की स्थिति मध्य बनी हुई है। मौसम विभाग ने 26 से 30 नवंबर तक फिर से तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। केरल और माहे में 26 नवंबर को भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि लक्षद्वीप में 24 नवंबर को भारी वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 26 से 28 नवंबर के बीच बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 29 नवंबर को भारी बारिश और उसके बाद 30 नवंबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है। अगले 6 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राम मंदिर पर ध्वजारोहण से इजराइल भी गदगद, भारत की धरती से विश्व को दिया बड़ा संदेश। जी हाँ दोस्तों, भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इजरायली राजदूत ने राम मंदिर में अपनी मौजूदगी की पुरानी तस्वीर साझा करते हुए मंगलवार को ध्वजारोहण समारोह को सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रतीक को फिर से स्थापित करना बताया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक भव्य धार्मिक समारोह में राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज स्थापित किया। भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने अपने एक्स पोस्ट पर पिछले साल राम मंदिर की अपनी यात्रा की 2 यादगार तस्वीरें साझा की हैं और इसके साथ ही उन्होंने ध्वजारोहण समारोह पर भारत को बधाई देते हुए लिखा है कि अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण और सभ्यता के ऐसे महत्वपूर्ण प्रतीक को पुनर्स्थापित करने के लिए भारत को शुभकामनाएं। पिछले साल निर्माण कार्य के दौरान अपनी यात्रा की कुछ तस्वीरें उन्होंने साझा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के लिए बड़े गर्व की बात, अपने शिपयार्ड्स में ही तैयार हो रहे नौसेना के सभी जहाज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। जी दोस्तों, भारतीय नौसेना के 262 विभिन्न प्रोजेक्ट डिजाइन एवं विकास परियोजना उन्नत चरणों में पहुंच चुकी है। खास बात यह है कि जहाज निर्माण व नौसेना की ये अन्य सभी परियोजनाएं स्वदेशी रूप से विकसित की गई हैं। यह बदलाव भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रमाण है। नौसैनिक क्षमता व स्वदेशीकरण की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। वह मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित समुद्र उत्कर्ष कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने समुद्री विरासत पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। समुद्र उत्कर्ष सेमिनार के आयोजन का उद्देश्य भारत की उभरती हुई जहाज निर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करना है। इस कार्यक्रम में स्वदेशी शिप बिल्डिंग, नौसैनिक आधुनिकीकरण और समुद्री आत्मनिर्भरता पर विस्तृत चर्चा हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नक्सलवाद के खिलाफ फाइनल प्लानिंग,
फोर्स के मूवमेंट को लेकर नई रणनीति, पीएम मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ में पहली बार अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन होना है। ये सम्मेलन 28 नवंबर से 30 नवंबर तक नया रायपुर में स्थित आईआईएम परिसर में होगी। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि समापन सत्र में पीएम मोदी शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम मामलों पर चर्चा होगी। खास जोर साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद विरोधी प्रयास, ड्रग नियंत्रण, साइबर सुरक्षा और सीमा प्रबंधन को लेकर रहेगा। इसके साथ ही इस बार सबसे प्रमुख मुद्दा नक्सलवाद होगा। नक्सलवाद के मोर्चे पर सुरक्षा बलों के जवान को लगातार सफलता मिल रही है। नक्सल प्रभावित बस्तर में बीते 2 साल में हालात बदल गए हैं और केंद्र सरकार ने मार्च 2026 नक्सलवाद के खात्मे के लिए डेडलाइन तय की है। ऐसे में इस बैठक में नक्सलवाद को लेकर स्पेशल रणनीति बन सकती है। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान बॉर्डर पर अचानक हलचल, एलओसी पर भारी फौज तैनात, सेना हाई अलर्ट पर। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक और कहा कि सिंध भले ही आज भौगोलिक रूप से भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यता के नजरिए से सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। जहां तक जमीन की बात है, सीमाएं बदल सकती हैं। कौन जानता है कि कल सिंध फिर भारत में वापस आ जाए। उनके बयान से पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। दूसरी ओर खबर आ रही है कि पाकिस्तान से लगते इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर हलचल तेज हो गई है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि भारत ने इस इलाके में फौज की संख्या दोगुनी कर दी है। हालांकि इसके पीछे वजह कुछ और बताई जा रही है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। ब्लास्ट के तुरंत बाद से ही केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियां लगातार इनपुट साझा कर रही है, जिन्हें देखते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों ही सेक्टरों में फोर्सेस की तैनाती को कई स्तर पर बढ़ा दिया गया है। सीमा पर हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जवानों की संख्या दोगुनी कर दी गई है और गश्त का दायरा भी रात दिन लगातार बढ़ता गया है। इनपुट्स के अनुसार फिलहाल जम्मू कश्मीर में करीब 131 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें से 117 पाकिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं। इनके साथ 14 स्थानीय मददगार भी शामिल हैं, जो इन आतंकियों को हाइड आउट बदलने, मूवमेंट छिपाने और संसाधन उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। वहीं सीमा पार भी बड़ी संख्या में आतंकी घुसपैठ की फिराक में बैठे हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिंध पर राजनाथ सिंह के बयान से डरा पाकिस्तान, कहा हम भारतीय नेताओं से गुजारिश करते हैं कि। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला था और कहा था कि बॉर्डर कभी भी बदल सकते हैं और सिंध फिर से भारत में आ सकता है। अब उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह के बयान को संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है और कहा है कि इस तरह के बयानों से क्षेत्रीय शांति खतरे में पड़ सकती है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिंधी समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और यहां पर रक्षा मंत्री ने कहा कि जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर कभी भी बदल सकते हैं। सिंधी समाज के योगदान का महत्व और सिंध के साथ उनके जुड़ाव को बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भले ही आज सिंध भौगोलिक रूप से भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यतागत रूप से यह हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छल और छद्म से देश की डेमोग्राफी बदलने का किया जा रहा प्रयास, सीएम योगी ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों ने दुनिया व भारत में सेवा को ही सौदे का माध्यम बनाया है। वो लोभ, लालच और दबाव से भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए छल व छद्म का सहारा लेकर अपना ताना बाना बदलकर भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। इन स्थितियों में भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता नई प्रेरणा बन सकती है। मुख्यमंत्री व गोरख पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजित दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में कहा कि राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हर पीड़ित संग खड़ा होना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा है। यह भाव भारत को परम वैभव तक ले जाने में सहायक हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को भारत का हर सनातन धर्मावलंबी जीवन का मंत्र मानकर आदर भाव के साथ आत्मसात करने का प्रयास करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आक्रमण के दिन चले गए, अब राम मंदिर पर झंडा फहराने वाले लखनऊ में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत कभी पूरे विश्व का विश्व गुरु था और दुनिया के लिए बड़ा सहारा बना रहा, लेकिन पिछले
1000 वर्षों में आक्रमणकारियों के पैरों तले रौंदा गया। लखनऊ में गीता प्रेरणा महोत्सव को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि लोगों को गीता के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित करना भी है। दोस्तों, उन्होंने अपने संबंधों में कहा कि हमारा देश पूरे विश्व का विश्व गुरु था, भारत दुनिया के लिए बड़ा सहारा था। 1000 वर्षों तक ये आक्रमणकारियों के पैरों तले रौंदा गया, हमें गुलामी में रहना पड़ा, धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया गया, जबरन धर्मांतरण होने लगे। ये सब था, तब भी ये भारतवर्ष था। गौरव के वो दिन अब नहीं रहे, वो आक्रमण के दिन चले गए। अब राम मंदिर पर झंडा फहराने वाले हैं। ये तब भी भारत था, ये अब भी भारत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के साथ अयोध्या में होगा ऐतिहासिक ध्वज आरोहण, दुल्हन जैसी सजी नगरी में होगी कई खास बातें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 25 नवंबर 2025 का दिन राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज स्थापित कर मंदिर की पूर्णता का संदेश देंगे। पूरी नगरी उत्सव और भक्ति के माहौल में डूबी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अयोध्या का राम मंदिर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा गया है और राम मंदिर के शिखर पर लेजर शो भी राम भक्तों को मोहित कर रहा है। पूरी अयोध्या त्रेता युग में तब्दील हो चुकी है और कुछ ही घंटे बाद पूरे देश के राम भक्तों को एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 में भारत की धाक जमा कर लौटे पीएम मोदी, जबरदस्त रहा कूटनीतिक सफर। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और कहा कि भारत इटली रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, इनोवेशन, AI, स्पेस और शिक्षा जैसे क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति जताई। आपको बता दें कि भारत और इटली के रिश्ते कूटनीतिक स्तर पर मजबूत हैं। वहीं आपको बता दें कि G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी, मार्क कार्नी, सनाए तकाइची, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा समेत कई वैश्विक नेताओं से द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत और अमेरिका में कभी भी हो सकती है ट्रेड डील, पाकिस्तान ने गड़ाई नजर, शहबाज सरकार की चाल आई सामने। जी दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार डील अब अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है। अमेरिका ने भारत के खिलाफ भारी भरकम टैरिफ लगा रखा है और अब उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील से इस टैरिफ में काफी कमी आ सकती है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के हर घटनाक्रम पर पाकिस्तान और अन्य दक्षिण एशियाई देशों की नजर है, जिसमें उन्हें ये अनुमान होगा कि अमेरिका व्यापक रूप से दक्षिण एशिया में किस तरह की व्यापार नीति को आगे बढ़ाने जा रहा है। भारत और अमेरिका के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि ट्रेड डील को नवंबर महीने के अंत तक पूरा किया जा सकता है और इससे दोनों देशों के बीच व्यापार साल 2030 तक $500 अरब तक पहुंच सकता है। पाकिस्तानी अखबार ने पाकिस्तान के राजनयिक सूत्रों के हवाले से कहा कि पाकिस्तान और अन्य दक्षिणी एशियाई देश ये उम्मीद कर रहे हैं कि समझौता अमेरिका को दक्षिण एशिया के अन्य देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने पर प्रोत्साहित करेगा। पाकिस्तानी सूत्र ने कहा कि हम चाहते हैं कि अमेरिका भारत की तरह ही इलाके के अन्य देशों के साथ समान व्यवहार करे। उन्होंने कहा कि इसी क्षेत्रीय वजहों से द्विपक्षीय व्यापार पर अमेरिका और पाकिस्तान का संयुक्त बयान भी रुका हुआ है। पाकिस्तानी राजनयिक सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान की अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि से बातचीत चल रही है। दोनों ही पक्ष विभिन्न मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद के शीतकालीन सत्र में 10 महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी में मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अगले महीने की 1 तारीख से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार 10 नए बिल पेश करेगी। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले बिल में एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, राष्ट्रीय राजमार्ग विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण बिल शामिल हैं। इनमें सबसे अहम एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 है और ये बिल प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की इजाजत देगा। इस शीतकालीन सत्र में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पेश हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार सरकार का बड़ा कदम, लेबर कोड को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू। जी दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 4 लेबर कोड को राज्य में प्रभावी रूप से जमीन पर उतारने की तैयारी में बिहार सरकार अब एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। श्रम संसाधन विभाग इस दिशा में नियम और शर्तों का खाका तैयार कर रहा है, जिसके तहत काम के घंटे, नाइट शिफ्ट समेत श्रमिकों से जुड़े कई प्रावधानों को नए सिरे से व्यवस्थित किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आगामी 1 महीने के भीतर संबंधित कानूनों से जुड़े नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और इसके बाद उन्हें मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति के लिए
पेश किया जाएगा। दोस्तों आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में नई सरकार बनते ही ऑपरेशन बुलडोजर शुरू, कई शहर में मची अफरा तफरी। जी हां दोस्तों, यहां पर बिहार के तमाम जिलों में सड़क पर अवैध अतिक्रमण करने को लेकर सख्त चेतावनी दी गई। अतिक्रमणकारियों को बताया गया कि यदि वो दोबारा सड़क का अतिक्रमण करते पाए गए तो अगली बार और अधिक जुर्माना वसूले जाएंगे। अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मची रही। इसी के साथ आपको बता दें कि नई सरकार बनते ही अतिक्रमण को लेकर प्रशासन एक्शन में है। ऑपरेशन बुलडोजर के तहत समस्तीपुर समेत बिहार के करीब दर्जन भर शहरों में अवैध कब्जा हटाने का काम चल रहा है। सीतामढ़ी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दानापुर, लखीसराय और बिहार शरीफ जैसे शहरों में बुलडोजर सड़कों पर आ चुकी है। बड़ी संख्या में कच्चे और पक्के कब्जे को मुक्त कराया जा रहा है। इस दौरान लोगों के साथ कई जगहों पर प्रशासन की झड़प होने की भी सूचना है। सरकार बनने के चंद घंटे बाद ही इस ऑपरेशन की शुरुआत समस्तीपुर में हुई। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से सटे माल गोदाम चौक के पास अतिक्रमण को खाली कराया गया और इस ऑपरेशन में रेलवे सुरक्षा बल, रेल पुलिस और स्थानीय पुलिस के जवान शामिल थे। इस दौरान अतिक्रमणकारियों से पुलिस कर्मियों की भगदड़ हुई और यहां लोगों ने प्रशासन से विकल्प खोजने के लिए कुछ समय मांगा।